पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ वाई, ऑर्डर ऑफ जेड, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू, ऑर्डर ऑफ पी, ये सब दिया हुआ है। और ये इतना बार केवल 21 नंबर क्वेश्चन के लिए नहीं है, 22 के लिए भी ये चीज है, इसलिए वो कलर से इसको हम लिखें। सबका अलग अलग ऑर्डर दे दिया है, एक्स का ऑर्डर, वाई का ऑर्डर, जेड का ऑर्डर, डब्ल्यू का ऑर्डर, पी का ऑर्डर अलग अलग दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है द रेस्ट्रिक्शन माने प्रतिबंध ऑन एन के एंड पी, एन के और पी में प्रतिबंध पूछ रहा है। सो दैट इस प्रकार की पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है? परिभाषित है। अच्छा, दिया इतना ही है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, इसका मतलब क्या हो गया? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है? परिभाषित है। तो प्रतिबंध बताना है एन के और पी में। क्वेश्चन में केवल है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित है, तो रिस्ट्रिक्शन बताओ एन के और पी में। एन के और बी के, एन के और पी के बीच में प्रतिबंध मतलब उसका वैल्यू, चाहे उसके बीच कोई संबंध है तो। और दिया है केवल पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है? परिभाषित है। तो बताओ इसमें k का मान 3, p का मान n होगा कि k आर्बिट्ररी p2 होगा कि p आर्बिट्ररी k3 होगा कि k2 p3 होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब इसमें एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा, आर्बिट्ररी। तो देखिए आर्बिट्ररी बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो टाइप का होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, एबीसी को बोलते हैं, जो संकेत में रहता है लेकिन इसका आंकिक मान नहीं पता होता है। हिंदी में अगर देखें तो इसको स्वेच्छ अचर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? स्वेच्छ अचर बोलेंगे। और एक होता है न्यूमेरिकली कांस्टेंट। न्यूमेरिकली माने आंकिक अचर, न्यूमेरिकली कांस्टेंट। इसमें कौन कौन आता है? एक आता है, 2 आता है, पाई। पाई भी न्यूमेरिकली है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 22/7, चाहे 3.1। तो ये समझे आप, स्वेच्छ अचर में कौन सी आता है? न्यूमेरिकली कांस्टेंट में कौन कौन आता है? 1, 2, पाई, 3, -2, -4। तो इसमें कह रहा है कि P कोई आर्बिट्ररी होगा, माने एबीसी में से कुछ होगा, K 3 होगा, या K का मान 3, P का मान n होगा, या K का मान 2 और P का मान 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है ढूंढना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन समझिए आप। आपको ठीक है P, N के और P के बीच प्रतिबंध बताना है, लेकिन सवाल में दिया क्या है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है? डिफाइन है। अब आपको सोचना है पी वाई कब डिफाइन होता है, डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा, और दोनों का योग कब डिफाइन होगा। सवाल में तो लिख दिया है केवल कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन। इस सवाल में दे दिया कि परिभाषित है, और इसी से इसमें का कोई एक ऑप्शन आपको सही बताना है। यानी कि इसी से
के पी एन आदि का वैल्यू आपको निकालना है इसी रिलेशन से। तो इसमें किसके किसके परिभाषिता पर सोचेंगे? पहले हम पी वाई पर सोचेंगे, इसको हम 1 नंबर कह दिए। फिर हम डब्ल्यू वाई के परिभाषिता पर सोचेंगे, इसको हम 2 नंबर कह दिए। और फिर दोनों के जोड़ के परिभाषिता पर सोचेंगे और इसको हम 3 नंबर कह दिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ। टोटल परिभाषित है तो इसमें कौन कौन ऑपरेशन काम कर रहा है? एक तो गुना का ऑपरेशन काम कर रहा है, P गुना Y, फिर W गुना Y। तो हम PY, अगर PY प्लस WY परिभाषित है तो इसमें PY भी परिभाषित होगा, WY भी परिभाषित होगा और दोनों का जोड़ भी परिभाषित होगा, तभी टोटल परिभाषित है। टोटल परिभाषित है, इतने भर दिया है। अब आइए 1 नंबर का चर्चा करते हैं, माने पी वाई के परिभाषिता पर सोचते हैं। ऑर्डर ऑफ पी कितना है बताइए? पी बाई के इसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ वाई कितना है? 3 बाई की। अब आप जानते हो कि पी वाई कब डिफाइन होता है? पी वाई डिफाइन है इसलिए आपको बताए हैं कि दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नहीं पढ़ेगा तो ये बराबर कितना? 2 गुना कब परिभाषित होता है? जब इसका कॉलम इसका रो आपस में क्या होगा, तब गुना परिभाषित होगा। also इसका ऑर्डर क्या होगा बोलिए? ऑर्डर ऑफ पी वाई का ऑर्डर क्या होगा? पहला गुना है तो सब भूल कैसे गए? भलपुरी पहले बताए, ऐसे नहीं बताए थे। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, हाँ कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना का शर्त। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? गुना का शर्त। ये आप लोगों को बताया नहीं है। देखो तो ऐसे मान लो कोई मैट्रिक्स है m बाई n का, कोई दूसरा मैट्रिक्स है n बाई p का, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब इसका गुना होगा, तब गुना परिभाषित होगा और गुना का ऑर्डर कितना हो जाएगा? m बाई p हो जाएगा। कंडीशन बताए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और एक कंडीशन जान लीजिए एडिशन के लिए। कंडीशन फॉर एडिशन, जोड़ के लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई मैट्रिक्स है m बाई n का, ये जुटेगा वैसे मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर भी इसी के समान हो, तब जाकर ये जुटेगा। इसका ऑर्डर इसी दोनों के ऑर्डर की बराबर होगा। बोलिए कोई दिक्कत? ये जोग का कंडीशन है, ई वाला ये गुना का कंडीशन है। ये जोग का कंडीशन सेम होना चाहिए, टोटल सेम होना चाहिए। टोटल क्या होना चाहिए? टोटल सेम होना चाहिए, तब जाके जोड़ होता है। और गुना के लिए टोटल सेम होने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों को क्या होना पड़ेगा? तब गुना होगा
और गुणनफल का ऑर्डर m बाई p हो जाएगा। वैसे ही ना लिखे हैं यहाँ पे, देखो तो अभी हम किसके गुना पे सोचे, गुना कब परिभाषित होगा, जब ये दोनों आपस में क्या हो। तो सवाल कह रहे हैं कि कब परिभाषित नहीं हो, सवाल कह रहे परिभाषित है। तो अगर परिभाषित है तो ये दोनों आपस में k बराबर 3 निकल गया, लेकिन दूसरे को ऑप्शन में k बराबर 3 है, तो खाली k बराबर 3 से काम नहीं चलेगा, और भी सोचना होगा। तो ठीक है, अभी हम किस पर सोचे हैं, अभी WI है, दोनों का योग है, क्या है ऑब्जेक्टिव, लेकिन है लंबा, वो बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए WI पे सोचते हैं, सेकेंड वाला यही ऑर्डर ऑफ W सोचिए। W का ऑर्डर कितना दिया है, n/3 ऑर्डर ऑफ y कितना है, ऑर्डर ऑफ y 3/k। अच्छा, ये इसमें तो सेम है नहीं, 3 बराबर 3 से तो कुछ निकला नहीं, कुछ निकला है नहीं निकला, कोई बात नहीं। यहाँ WI इज डिफाइंड, परिभाषित है, कोई बात नहीं। also इसका ऑर्डर लिख लो WI को, ऑर्डर ऑफ WI कितना होगा बोलो, n/k। तो नहीं समझ, अभी भी नहीं समझा, देखो भल है तो है गुणनफल का ऑर्डर क्या होगा, पहला इसका यही बात नहीं है, पहला सफा सीधा है, नहीं समझ रहा है, सफा सीधा का मतलब समझते हो, बुड़बक कम की बात करना है। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, दोनों का जोड़, देखते हैं कहीं इसमें से कुछ निकलेगा। अब PY प्लस WY इज डिफाइंड, माने परिभाषित है, सवाल कह रहा है, तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ PY बराबर, तभी तो जोगफल परिभाषित होगा। अलग अलग ऑर्डर जुटेगा आपस में, नहीं जुटेगा, सेम ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स हो तभी तो जुटेगा। तो ऑर्डर ऑफ PY कितना निकाले थे, PY का ऑर्डर P/K, इसका कितना है WY का ऑर्डर n/k से, इसलिए P बराबर एक ई रिलेशन हो गया। देयरफॉर पिछला में K का मान 3 आया, अब P का मान 3 के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन। देखो सवाल में ए सही है, ई गलत है, ई गलत है और ई गलत है। कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ सकते हो आप। PY प्लस WY डिफाइंड है, क्लियर हो गया। तो अब सबकी परिभाषिता पर सोचो ना, अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि खाली परिभाषित है, इतने बार देवे किया है सवाल, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। तो खाली आपको किस पर सोचना होगा, परिभाषिता पर सोच सोच के किसका मान निकालना होगा, ठीक। तो इस टोटल अगर परिभाषित है, कोई मशीन अगर ठीक है तो उसका हर पार्ट में ठीक होगा क्या। तो अगर टोटल परिभाषित है तो इसका गुना भी परिभाषित होगा, अलग अलग दोनों का योग भी परिभाषित होगा, तो ना हुंडे परिभाषित है। तो पहले हम किस पर सोच लेंगे, PY के परिभाषिता पर सोचेंगे। तो PY के परिभाषिता में इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, 2 मैट्रिक्स का गुना कब होगा, जब ये दोनों सेम होगा। और गुणनफल का ऑर्डर कितना होगा, पहला गुना, इससे ज्यादा तो कंसेप्ट आपको मिला नहीं है। फिर ऐसे ही किसके लिए सोच लिए, WY के लिए हमने सोच लिया, तो WY में भी इतने बात ना होगा क्या, यहां से यहां
और फिर एक बार कौन सी पर सोच लिए, दोनों के योग पर सोच लिए। यहाँ कई कंडीशन दिख रहा था, एगो P गुना Y वाला, एगो W गुना Y वाला, एगो योग पर, तीन अलग अलग पार्ट में हम सोच लिए। तो इससे कुछ रिजल्ट हमको सामने दिखा। एक रिजल्ट दिखा P बराबर N, दिखा ना रिजल्ट, एक P बराबर N दिखा, और एक कौन सा रिजल्ट दिखा, K बराबर 3 वाला रिजल्ट दिखा। यही दोनों रिजल्ट जो है आंसर हो गया, यहाँ पे हो गया ना। ये सब कोई समझ गए थे कौन सा आंसर सही होगा, ये ना। तो जबरदस्त क्वेश्चन था। आइए, इसमें यही सब मंत्र लगा है। इस कंडीशन को भी आपको याद रखना चाहिए, अभी भूल गए थे आप लोग, हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये वही कंडीशन है, और ये कोई योगफल वाला कंडीशन है। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को अलग अलग आप याद रखिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में चला कि n बराबर p है, तो ऑर्डर बताना है किस मैट्रिक्स का, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। यानी आपको बताना है ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर बताना है। 7 हो गया, x मैट्रिक्स है, लेकिन कितना अंदर अवयव है ये तो हमको नहीं पता है, कुछ पता नहीं। हाँ, x का ऑर्डर पता चल जाएगा। इस पे कलर कभी बदल नहीं पाई, कलर वहां पे ठीक नहीं लगता है। इसका भी हम भी कलर ले लेते हैं, अब ठीक है। हाँ, तो हम लोग किसका ऑर्डर खोज रहे थे, x का। तो कितना है 2y, एक और z भी उसमें था 2yn 2y याद रखो, 2yn 2y याद रखेंगे हम लोग। ऑर्डर ऑफ x कितना हो गया 2y, रुक जाइए, 2yn हो गया, ठीक है। 9 करके माइक बंद कर दो, 2yn हो गया। किसका ऑर्डर है 2yn, x का। 5 इंटू z का भी बताए हैं 2/p, छोटका p है 2/p। अब सुनिए, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, अब बाहर कोई अवयव है, तो उस अवयव से अंदर हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो ई तो अंदर चला जाएगा। तो यहां पे ऑर्डर कितना हो गया 2/n, और फिर 2/p पुट n बराबर p। सवाल में दिया है कि n और p आपस में बराबर है, दिया है कि n और p आपस में क्या है, सवाल में दिया है। तो या तो आप n के जगह पर p और p बना दो, या दोनों को n और n कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, 2/n है, और इसको भी हम 2/n लिख सकते हैं, सेम रहेगा तबे ना घटेगा। अब p के जगह पर n लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों सेम है तो हम लिख ही सकते हैं। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि n के पद में, p के पद में भी लिख सकते हैं 2/p घटाओ। अब देखिए, सेम ऑर्डर हो तो जुट या घट जाता है, यहां बताए हैं सेम ऑर्डर हो तो जुट या घट जाएगा, सेम ऑर्डर हो तो जुट या घट जाएगा। लेकिन जुटने या घटने के बाद भी यही ऑर्डर रहता है, तो यहां से ही घटेगा, घट के वो सिंगल आएगा, लेकिन इसका भी ऑर्डर
2/n होगा या 2/p होगा। क्लियर? 2/n होगा या ढूंढ लो ऑप्शन में। ए ऑप्शन होगा कि नहीं पहले बता। नहीं होगा, p/2 है। बी होगा कि नहीं? दिया है 2/n। सी डी पूरा कंसेप्ट से फुल लोड सवाल था। ये दोनों कहने के लिए ऑब्जेक्टिव था, लेकिन है मजेदार क्वेश्चन। और एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव में दिया है, अलग बात हो गया, लेकिन आपको ये पूरा कंसेप्ट इसमें होना चाहिए आपके पास, तब जाके ही बनेगा। अब इतना सिंपल है कि ये दोनों जोगफल परिभाषित है, तो अलग अलग सबको सोचना पड़ेगा कि नहीं आपको? 3 स्टेप सोचना होगा, थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। यहां पे था कि 7x - 5z का ऑर्डर बताइए, तो दोनों का अपना लिख लिया, ऑर्डर अलग अलग है। n और p आपस में बराबर, सबको n में लिख दो या सबको p में लिख दो, दो टाइप का आंसर आएगा। देख लो कौन सा मिल रहा है। आगे समझ में, आगे बढ़ जाएं। अवयव तो पता है नहीं, इसमें अवयव से कोई मतलब भी नहीं, हमको ऑर्डर खाली पूछ रहा है। अवयव दिया ही नहीं है तो कहां से लिखेंगे? 2/n का है, तब 2/3 का है कि 2/5 का है, पता नहीं है, तो उसमें एलिमेंट कहां से रखते हैं? तो अभी ऐसा ही नॉर्मल लिखेंगे, खाली पोस्ट बनाकर समझने के लिए। ऑब्जेक्टिव है, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा वो करना होगा, हम समझाएं यहाँ आपको। तो एग्जाम में केवल चार्ट लगा देना, बी सही है कि सी सही है। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आपको थ्योरी बताते हैं। थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 3.3 3.3 के लिए कंसेप्ट थ्योरी, 3.3 के लिए थ्योरी। अब सुनिए, इसको ध्यान से देखिए। इसमें हमारा टॉपिक बनेगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का हिंदी क्या होगा? आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त परिवर्तन शब्द से बना है। जैसे डेफिनेशन पहले समझ लो कि यदि a बराबर aij m/n हो, देन इट्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कितना होगा? देखिए, a डैश या a के पावर t द्वारा सूचित करते हैं, और ये हो जाएगा a, उल्टा हो जाएगा। परिवर्तन माने उल्टा, उलटना, परिवर्तन करना। i के जगह पर j, j के जगह पर m/n में परिवर्तन, n/n, बस कहानी खत्म। ये हो गया हमारा कौन चीज? ट्रांसपोज हो गया। इसका हिंदी देखो, यदि a बराबर aij m/n हो, तो इसका परिवर्तन, तो इसका परिवर्त a डैश या a के पावर t कितना होता है? a j i n/m होता है। समझ गए बात को? अब इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए। a बराबर, अगर ऐसे है 11, 12, 13,
21, 22, 23, 31, 32, 33 और इसका ट्रांसपोज निकालना है। इट्स ट्रांसपोज तो कैसे लिखाएगा? ये जो रो में है ना R1, ये किस रो में है? और ये R3 है। तो ट्रांसपोज को A डैश या A के पावर T से लिखते हैं। इसमें ये रो किस में लिखा जाएगा? 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। यानी जो चीज यहाँ रो में देख रहे थे वह चीज कहाँ आ गया? इधर भी, इधर भी। देखिए R1 किस में बदल गया? C1 में। R2 किस में बदल गया? C2 में। R3 किस में बदल गया? C3 में। बदल नहीं गया। यहाँ कितना था? यहाँ कितना है? अब तू हेमे खोज रहा है। हेमे आई से बदल जाएगा तो दिखेगा इसमें है। अब यहाँ खोजो, यहाँ देखो 31 है तो अच्छा ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का है, तो वहां भी बदला है तो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन अलग ऑर्डर का लिखेंगे तो यहाँ 13 है तो यहाँ कौन सी हो गया? यानी ये कैसे बन रहा है सो देखिएगा ध्यान से। रो को कॉलम में बदल दे रहे हैं या कॉलम को रो में, दोनों बात सेम ही है। रो को कॉलम में लिखो या कॉलम को रो में लिख दो तो भी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो रो कॉलम को अगर बदल दे, रो वाले चीज को उठा उठा के कौन सी में लिख दें? कॉलम में, तो वो इसका कौन सी हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसमें आई जे बदल जाता है। यहाँ 21 है तो यहाँ क्या होगा? अच्छा एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। A बराबर 1 2 3 4 5 6 और इसका हम ट्रांसपोज आपसे पूछ रहे हैं। जब भी ट्रांसपोज कहे इसका मतलब होगा कि रो को आपको कॉलम में बदलना है, चाहे कॉलम को आपको रो में बदलना है, यही कार्य करना है। सूचित करते हैं A डैश से चाहे A के पावर। आप देख रहे हो कि यहाँ ये R1 है और ये R2 है। R1 किस में चेंज हो जाएगा? 1 2 R1 C1 में बदल गया। जो R1 था वो किस में बदल गया? R2 है वो बदल गया कि नहीं? ये कौन सी हो गया? या कहते हैं कि कॉलम को रो में बदले, तो वो तो हुआ है। देखो ना 1 4 इधर कॉलम में था, इधर कौन सी में है? तो दोनों बात एक ही है। तो रो को किस में बदल लें? तो इस मैट्रिक्स का ही परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मैट्रिक्स में चूंकि रो और कॉलम ही होता है, तो परिवर्तन जब भी होगा तो उसी में ना होगा। अच्छा ऑर्डर भी बदल गया होगा। देखो इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। 1 2 3 गो रो है, बदल गया है कि नहीं? देखो चेंज हो गया कि नहीं? हो गया ना? अब समझ में आया ट्रांसपोज किसमें नहीं बदला है? इसमें भी बदला है। 3/3 है, ये भी 3/3 बदल गया है। 3 इधर आ गया है, 3 इधर आ गया। मतलब इसमें भी चेंज हुआ है, दिख नहीं रहा है। हाँ दिख नहीं रहा है, सेम अंक है, इसमें दिख गया। तो परिभाषा अभी समझे कि नहीं समझे? बोलो ना, नहीं समझे तो बोलो ना, बोलो बोल के। इसको हम क्या करेंगे? बदल देंगे। ई वाला भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। किसमें ही काम होता है? ट्रांसपोज। सूचित किससे करते हैं? A डैश या
ए डैश से ज्यादातर यूज होता है इसमें। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, यहां से इसको लिखा जाए।